Okay, so children, in this second part, after the destruction of democracy, I am going to tell you about how Hitler reconstructed Germany after destroying democracy from the country. Now, the first step which Hitler took was he assigned the responsibility, he gave the responsibility for economic recovery to a great economist of that time, that is Lama Sachet. Now, what the thing which he did for raising the economy of the country, he developed the industries. Okay, he gave stress on the development of the industries for full production at that time of the goods in the industries, and side by side giving employment to the poor people. These are the main two targets which Sachet thought of raising the economy of the country. First of all, that is the full production of the goods, and side by side employment to the people. Okay, and in this project, what he did, he built the famous German superhighways, and secondly, the people's favorite car, that is the Volkswagen. These two were done by Hitler at that time. First of all, German superhighways were constructed in Germany, and second, the people's car, that is the Volkswagen. ये दो चीज़ जो है सबसे पहले उसने की और जिससे कि इकोनॉमी रेज हुई उनकी. इन फॉरेन पॉलिसी, ये इकोनॉमी में किया. इकोनॉमी के बाद फॉरेन पॉलिसी में क्या किया? हिटलर ऑल्सो मेड अ फॉरेन पॉलिसी. फर्स्ट ऑफ ऑल, उसने जो है वेरियस लीग ऑफ नेशंस को इनवाइट किया, ठीक है, इन 1933. इस पॉलिसी में उसने क्या किया, जो उसकी राइन लैंड, जो रिसोर्सफुल लैंड थी, उसको उसने वापस ले लिया, ऑक्यूपाई कर लिया. 1936 में उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी राइनलैंड को 1936 में ले लिया. जॉइंड ऑस्ट्रिया एंड हंगरी इन 1938, एंड किस स्लोगन्स के साथ? वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर. ठीक है. अब आपसे पूछा, इस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, व्हाट स्टेप्स हिटलर टुक फॉर टू रिकंस्ट्रक्ट डिक्टेटरशिप इन जर्मनी. नंबर 1, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए उसने क्या किया, अपने इकोनॉमिस्ट दैट इज लामा सैशे को ड्यूटी असाइन की कि आप इकोनॉमिक रिकवरी कैसे होगी, जिसके लिए उसने इकोनॉमिस्ट ने एम किया, दैट इज द फुल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एट स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम. और इसमें उसने जर्मन हाईवेज एंड फॉक्सवैगन कार, कॉमन पीपल कार जो है बनवाई. सेकेंड, फॉरेन पॉलिसी ने उसमें क्या किया, इसमें भी इसको सक्सेस मिला. ही इन्वाइटेड वेरियस लीग ऑफ नेशन 1933 में. इस पॉलिसी के बाद वेरियस लीग ऑफ नेशन को इन्वाइट करने के बाद उसने राइनलैंड को 1936 में ऑक्यूपाई कर लिया. उसके बाद 1933 में राइनलैंड को ऑक्यूपाई करने के बाद 1936 में उसने ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी को रीयूनाइट किया. 1938 में किस स्लोगन के अंडर में? वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर. ठीक है. एक ही पीपल होंगे ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी के, एक ही एम्पायर होगा ऑस्ट्रिया जर्मनी, अब एक एम्पायर होगा और एक लीडर होगा, दैट इज हिटलर. सेकेंड, अब वो क्या करना चाहता था, जर्मन स्पीकिंग स्टेट दैट इज सुदेंतेलैंड, उसको ऑक्यूपाई करना चाहता था. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप जो है वो चेस्लोवाकिया, ये सुदेंतेलैंड चेस्लोवाकिया. आई विल शो यू इन द मैप ऑल्सो वंस अगेन. लेट मी शो यू ऑन द मैप फर्स्ट. वेयर इज चेस्लोवाकिया? ओके. Okay, this is the map of Germany. This is Czech Republic. Can you see over here the Czech Republic? तो सुदेंतेलैंड जो कि जर्मनी का एरिया था, वो चेस्लोवाकिया के पास था. चेस्लोवाकिया से उसने अपने हाथ में ले लिया. ट्रीटी ऑफ वर्सलेस साइन होने के बाद ये चेस्लोवाकिया के पास ये वाला एरिया था, उसने इसको अपने अंडर में ले लिया जर्मनी ने. एंड उसके साथ साथ चेस्लोवाकिया को पूरा गॉबल करके अपने अंडर में जर्मनी ने ले लिया. ठीक है. सो इसके लिए इसको बिना किसी शब्द कहे ब्रिटेन वॉज सपोर्टिंग जर्मनी.
वाई? बिकॉज जर्मनी ब्रिटेन को भी बहुत ख़राब लगा था. ब्रिटेन ऑल्सो फेल्ट बैड वॉट एवर द हार्श ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू जर्मनी आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सलेस. सो अब जर्मनी को फटाफट क्विक सक्सेस मिला. इसके बाद उसने इसको अपने अंडर में ले लिया, राइनलैंड को अपने अंडर में ले लिया. इस तरह से करने के बाद जो है ही बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दिस. एंड अब वो जो है अपनी डेस्टिनी को और आगे ट्राई करने की उसने कोशिश की. यू कैन सी पोलैंड ऑल्सो ओवर हियर. वंस अगेन आई वुड लाइक टू शो यू द पोलैंड. ठीक है, द पोलैंड इज ओवर हियर. चलो, we'll come back to the topic once again. So after this what happened, इन सबको लेने के बाद अब क्या हुआ, हिटलर यहाँ पे नहीं रुका. सुदेंतेलैंड ले लिया, राइनलैंड ले लिया, चेस्लोवाकिया को ऑक्यूपाई कर लिया. अब इसके बाद जो है उसने क्या किया कि ऑक्यूपाई करने के बाद उसके जो इकोनॉमिस्ट था शैचिट, उसने एडवाइस किया हिटलर को कि प्लीज़ डोंट, ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस इज़ देयर इन द कंट्री, अभी हम उसमें से रिकवर नहीं हो पाए हैं, इसलिए जो है हमको अभी और कुछ रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है. लेकिन इसलिए तुम अभी, हिटलर को बोला कि इसलिए तुम वॉर में अभी मत जाओ. ठीक है, ही एडवाइज्ड हिटलर दैट डोंट इन्वेस्ट इन वॉर जस्ट नाउ, डोंट इन्वेस्ट इन रीआर्मामेंट. Okay, because still there is deficit in economy in our country. But Hitler didn't like such kind of people, cautious people. and उसके एम्पायर में ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं थी. सो इसके लिए उसके इकोनॉमिस्ट को लीव करना पड़ा, रिज़ाइन करना पड़ा. एंड नाउ व्हाट हिटलर डू, ही चोज वॉर. उसने अब वॉर करना शुरू कर दिया. एंड अब उसने कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए एक वॉर एक अलग तरीका है, जिसमें कि मैं अपनी लैंड को ले लूँगा, आसपास की जो एरियाज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको भी अपने अंडर में ले लूँगा, एम्पायर्स को. सो उसका मेन मुद्दा क्या था कि रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करना थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज. एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज मीन्स अपने एरिया को बढ़ा के रिसोर्सेज अपने अंडर में लेना. सो व्हाट हैपेंड इन सितंबर 1939. ओके, यू कैन सी ओवर हियर. इसके लिए सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया. एंड अब वो फ्रांस एंड इंग्लैंड के साथ उसका वॉर शुरू हो गया. जब उसने पोलैंड को इन्वेड करना शुरू किया, पोलैंड कहाँ है, पोलैंड इज टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ जर्मनी. आई शोड यू जस्ट नाउ, पोलैंड इज टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ जर्मनी. तो अब उसने जो है इसको इन्वेड करना शुरू किया, पोलैंड को. अब पोलैंड को इन्वेड करने से, आई शो यू इन द मैप वंस अगेन चिल्ड्रन, क्योंकि मैप से ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है. सो आई शो यू हियर, यू कैन सी पोलैंड ओवर हियर. ठीक है, ब्रिटेन इज ओवर हियर. ब्रिटेन यहाँ पे है, पोलैंड यहाँ है. अब इसी के आगे हमारा रशिया भी शुरू हो जाता है. आप लेट मी शो यू ऑन सम अदर मैप. आई होप सो यू कैन सी ओवर हियर मोर क्लियरली. ओके, हाँ, दिस इज़ फाइन. सो चिल्ड्रन, इन दिस व्हाट हैपन, यू कैन सी जर्मनी ने देखो चेस्लोवाकिया को अपने अंडर में ले लिया, ऑस्ट्रिया हंगरी इसके अंडर में चला गया. ठीक है, राइनलैंड अपना वापस ले लिया. अब उसने क्या किया, पोलैंड को कॉन्कर करना शुरू किया, पोलैंड पर अटैक किया, जिसकी वजह से फ्रांस और ब्रिटेन इसके अगेंस्ट हो गए. पोलैंड को अटैक करने के बाद जो है इससे क्या हुआ, इट स्टार्टेड वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड. एंड सितंबर 1940 में, 1939 में ये काम किया. 1940 में ट्रिपरटाइट पैक्ट, ट्रिपरटाइट मीन्स 3 लोगों के पैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ. 3 लोग वो कौन थे जिनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, एक हो गया जर्मनी, दूसरा हो गया इटली, ये रहा इटली, एंड तीसरा इधर जापान है. इन तीनों ने अपना क्या किया, साइन किया पैक्ट. ठीक है, पैक्ट साइन किया. इससे क्या हुआ, जर्मनी और स्ट्रेंथन्ड हो गया. अब वो इंटरनेशनल पावर बनने को इरादे से आगे बढ़ने लगा. ठीक है, अब नाजी जर्मनी ऑलरेडी जगह जगह उसको सपोर्ट कर रहे थे, और ये नाजी जर्मनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में स्टैब्लिश हो गए थे. यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में भी नाजी जर्मनी की पार्टी फॉर्म हो गई थी. ठीक है, 1940 तक, अब 1940 तक क्या हुआ, जर्मनी वॉज एट द हाइट ऑफ इट्स पावर, एट द पिनाकल ऑफ इट्स पावर. नाउ आफ्टर गेनिंग सच कॉन्फिडेंस, व्हाट हैपन आफ्टर दिस, नाउ हिटलर जो है अब उसने अपनी लॉन्ग टर्म जो एम स्टार्ट किया, ईस्टर्न यूरोप को कॉन्कर करना है. ईस्टर्न यूरोप क्या हुआ, ये वाला एरिया.
इसको कॉन्कर करना इसने शुरू कर दिया कि यहाँ लेंगे. वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एज वेल एज लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स. जर्मन्स को भी उनको फीड करवाना था, जर्मन को भी रहने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए अब इसने ईस्टर्न साइड में अटैक करना शुरू किया. अब इसके लिए उसने पोलैंड को अटैक करने के बाद सोवियत यूनियन की, यू कैन सी सोवियत यूनियन ओवर हियर, सोवियत यूनियन में पहुंच गया. ठीक है. अब जब ये सोवियत यूनियन में जब पहुंचा 1941 में, इसने सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया. अ हिस्टोरिक ब्लंडर वाज देयर. ठीक है. इसमें क्या किया, जर्मन्स ने अपने इस वेस्टर्न फ्रंटियर को एक्सपोज कर दिया. लग गया इधर, इधर जो है ये एक्सपोज हो गया किसके लिए, ब्रिटेन के लिए और फ्रांस के लिए. अब इन्होंने इधर दोनों ने अटैक करना शुरू कर दिया. ब्रिटिशर्स ने जो है एरियल बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी यहाँ से जर्मनी के ऊपर. ठीक है. एंड इधर से ईस्टर्न फ्रंट में सोवियत यूनियन ने इसके ऊपर अटैक करना शुरू किया. तो सोवियत की जो रेड आर्मी थी उसने जर्मनी को बुरी तरह से हराया स्टालिनग्राड में. एंड उसके बाद सोवियत जो रेड आर्मी थी उसने उसको इस तरह बुरी तरह से वुंड किया, खदेड़ा जर्मन सोल्जर्स को, और तब तक खदेड़ा जब तक वो बर्लिन तक, बर्लिन मीन्स उनकी कैपिटल सिटी तक नहीं पहुंच गए. ठीक है. और इस तरह से क्या किया, सोवियत यूनियन में जो ये ईस्टर्न फ्रंट था, ये पोलैंड, लिथुविया, ये सब जो है ये रशिया के अंडर में आ गई टिल हाफ ऑफ द सेंचुरी. ठीक है. इस एरिया को ये जो है ये किसके अंडर में आ गया, रशिया के अंडर में आ गया था. इसको बाहर निकाला, जर्मनी को वापस उसके बर्लिन में भेजा इसको, और भेजने के बाद उसने क्या किया, भेजने के बाद उसने इस एरिया को, पूरे एरिया को रशिया ने अपने अंडर में रख लिया. ठीक है. इतने में क्या हुआ, यूएसए नेवर वांटेड टू एंटर इन दिस वॉर, बिकॉज ऑलरेडी उसने फर्स्ट वॉर में देख लिया था कि उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस कितनी बुरी तरह से आई थी. टोटली उनकी इकोनॉमी क्रश हो गई थी. लेकिन वो वॉर से ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह पाया. क्यों नहीं रह पाया, क्योंकि इधर जापान भी अपनी पावर को एक्सपैंड करने में लगा हुआ था, और उसने जो है फ्रेंच इंडो चाइना, फ्रांस का जो इंडो चाइना रीजन कॉलोनियल एरिया था उस पर ऑलरेडी अटैक करना शुरू कर दिया था. और वहाँ पे यूएस का नेवल बेस भी था, उस पर भी उसने अटैक किया. जब जापान ने अपनी सपोर्ट हिटलर को दी और साथ साथ यूएस के पर्ल हार्बर जो उसका नेवल बेस था, जब उसने वहाँ पे अटैक किया तो 1945 में जो है उसने उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट किया हिरोशिमा में, जापान में, जहाँ उसके बाद जो है 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ. तो ये जो है किसकी, जर्मनी की एक्सपेंशन पॉलिसी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. और जिसके बाद अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में अगेन आई एम गोइंग टू टेक यू बैक टू दैट स्टोरी ऑफ हेलमत, जिसमें कि वो हेलमत बहुत डरा हुआ है. और क्यों डरा हुआ है, नाजीज की वजह से डरा हुआ है, नाजी की क्रिमिनलिटी की वजह से डरा हुआ जो वॉर में हुआ था. अब वो जो क्रिमिनलिटी नाजी ने की थी, नाजी की आइडियोलॉजी है, वो आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज द थर्ड टॉपिक में, आई विल स्टार्ट कंटिन्यूइंग विद इट. सो रीड दिस टू टॉपिक्स, दैट इज फर्स्ट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी in Germany, and second is the reconstruction of dictatorship in Germany, reconstruction of economy of the country, the polity of the country, which you are supposed to learn it. These are the two most important topics in which the big questions, that is the value based questions, comes from this part of the chapter.